जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के कुंभ नगरी यानी कि प्रयागराज की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रयागराज कैसे एक्सप्लोर करना है, प्रयागराज के कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको घूमने हैं, प्रयागराज का कुंभ मेला कहां पर लग रहा है, इसमें कौन कौन से शाही स्नान है, साथ ही साथ प्रयागराज हमको कैसे पहुंचना है, प्रयागराज में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रयागराज में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रयागराज में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि प्रयागराज में हमको घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस प्रयागराज यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको प्रयागराज कैसे पहुंचना है। दोस्तों, प्रयागराज पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपके त्रिवेणी घाट संगम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसी के साथ ही साथ अगर प्रयागराज जंक्शन तक आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो एक और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेनों का बहुत ज्यादा परिचालन होता है, वो है यहाँ का प्रयागराज शिव की रेलवे स्टेशन। ये दो बड़े रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अधिकांश ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। इसी के साथ ही साथ मैं बात करूं दूसरे ऑप्शंस की, अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो बस के माध्यम से भी दोस्तों इंटर स्टेट बस और आपको विद इन स्टेट बस बहुत सारी बसेस देखने को मिल जाएंगी, जिसको सिविल लाइन बस स्टैंड बोला जाता है। तो यहाँ तक आप आ सकते हैं बस के माध्यम से, और यहाँ पहुंचने के बाद आप प्रयागराज को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही लास्ट और अंतिम ऑप्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो है आपका फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है दोस्तों, वो है यहाँ का प्रयागराज एयरपोर्ट। तो आप प्रयागराज एयरपोर्ट आ जाइए और यहाँ से आप लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सिटी पहुंच सकते हैं, और सिटी में पहुंचने के बाद आप प्रयागराज को घूम सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों कि हमको प्रयागराज कैसे पहुंचना है। बात करते हैं कि दोस्तों हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ होटल एकोमोडेशन लेना चाहिए और हम यहाँ कहाँ ठहराव बना सकते हैं। प्रयागराज में रुकने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप अपना जो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसी के समीप आप अपना होटल्स देख सकते हैं। बात की जाए होटल्स टैरिफ की यहाँ पे, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक आपको यहाँ पे एसी रूम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि वेल एंड मेंटेन्ड होते हैं। तो यहाँ आप अपना स्टे बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे दोस्तों धर्मशाला या फिर कुछ लॉजेस गेस्ट हाउस भी है, जो कि आपका काम लगभग 600 700 800 तक में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है और आप किस तरीके से अपना होटल एकोमोडेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। इसी के साथ ही साथ बात करें दोस्तों कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो प्रयागराज में दोस्तों खान पान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ढेर सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ आके भोजन ग्रहण अपना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको प्रयागराज में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं। दर्शनीय स्थल घूमने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी घाट पर हमको कैसे स्नान करना है, उसकी बात हम पहले करते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बना चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आ रहा है, जिसमें मैंने कुंभ मेले की हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो जनवरी में कुंभ मेला शुरू हो चुका है, कैसे आपको एक्सप्लोर करना है, कैसे आपको स्नान करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने दे रखी है। आज की वीडियो में बात करते हैं कि हमको प्रयागराज में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है स्नान करने के बाद। तो सर्वप्रथम आप त्रिवेणी घाट में जाने के लिए प्रयागराज से आप 50 रुपए दे के लगभग पहुंचेंगे त्रिवेणी घाट पर। हालांकि इस घाट पर जाने के लिए दोस्तों आपको अभी अनुमति नहीं है, क्योंकि कुंभ मेले में इतना ज्यादा रश है कि आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे ही आपको रुकना पड़ा और वहां से आपको पदयात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए आप मान के चलिए कि आपको स्नान घाट तक जाने के लिए पैदल अवश्य चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये आप करते हुए आप पहुंचेंगे फाइनली त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए दोस्तों आपको बोट लेना पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ पे यमुना नदी के किनारे घाट पर आएंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारी बोट देखने को मिलेगी। बोट में अगर आप शेयरिंग में जाएंगे दोस्तों, तो 50 रुपए 100 रुपए शेयरिंग में होता है। वही अगर मैं बात की जाए कि अगर आप प्राइवेट बोट लेंगे तो मान के चलिए कि 800 से लेके 1000 रुपए तक बार्गेनिंग होती है। तो आप प्राइवेट बोट में भी बैठ के आप फाइनली त्रिवेणी घाट जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको गंगा यमुना का तो मिलन दिखेगा, लेकिन सरस्वती नदी यहाँ पे अदृश्य है, जैसा आप सभी को मालूम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए, और स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम आप निकल पड़िए अपने बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि अभी नया बना किला घाट के ही लगभग 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। बड़े हनुमान जी मंदिर यानी कि इनको लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब वनवास करके वापस आए थे, वापस आते वक्त इसी प्रयागराज के इसी स्थान पर यहाँ विश्राम किए थे। इसलिए यहाँ पे प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर या फिर लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है। यहाँ आइए, इनके दर्शन कीजिए। इनका भी प्रांगण काफी बड़ा बना दिया गया है कुंभ मेले की भीड़ को देखते हुए।
तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात एक और अगला साइट सीइंग है जिसको बोला जाता है यहाँ पे अक्षय वट। अक्षय वट बेसिकली दोस्तों यहाँ प्रयागराज का अकबर फोर्ट के अंदर बनाया गया है। हालांकि अकबर फोर्ट में अभी जाने की परमिशन हमको नहीं है, लेकिन अकबर फोर्ट के अंदर ही कुछ हिस्से में यहाँ पे अक्षय वट बना गया। अक्षय वट यानी कि यहाँ बरगद का पेड़ है, जो कि बरगद के पेड़ काफी यहाँ पे प्राचीन कहा जाता है, 300 वर्ष पुराना ये पेड़ है। इस अक्षय वट में जाने के लिए तो आपको कुछ दूरी पैदल चलना पड़ेगा और फाइनली जब आप अक्षय वट पर पहुंचेंगे तो ये वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ये वृक्ष वही वृक्ष है दोस्तों कि जब वनवास के दरमियान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे तो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय यहाँ पे विराम किए थे और इसके पश्चात वो अपने वनवास की ओर और प्रस्थान कर गए थे। तो यहाँ पे दर्शन कीजिए। इस अकबर फोर्ट के अंदर ही दोस्तों एक और टेम्पल है जिसको बोला जाता है पतालपुरी। पतालपुरी के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों भोलेनाथ की मंदिर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कई प्राचीन यहाँ पे और टेम्पल्स, देवी देवताओं को भी आपको देखने को मिलेगा। उनके भी आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और पतालपुरी से भी वापस आ जाइए और अकबर किले से बाहर आ जाइए। कहने का मतलब ये है कि अक्षय वट आप जरूर जाइएगा, यहाँ पे काफी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका आलोपी शक्तिपीठ। आलोपी शक्तिपीठ दोस्तों संगम घाट से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलोपी शक्तिपीठ में कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ है माता जी का, जहाँ पे सती माता के यहाँ पे दाहिनी हाथ के 4 उंगलियां गिरी थी। तो यहाँ पे भी आप आइए, मंदिर में दर्शन कीजिए। माता जी के यहाँ पे पालना भी है, तो यहाँ पे आप दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ सकते हैं। आलोपी शक्तिपीठ की ठीक बैक साइड में एक और भोलेनाथ जी का मंदिर है जिसको ललितेश्वर महादेव जी मंदिर कहते हैं। यहाँ भी जाके आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं और बढ़ चलिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो है आपका आनंद भवन। आनंद भवन दोस्तों यानी कि इसको मोतीलाल नेहरू म्यूजियम या फिर इंदिरा गांधी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस आनंद भवन में दोस्तों आप जैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको 30 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। 30 रुपए और 100 रुपए की 2 एंट्री टिकट होती है। 30 रुपए में आपको ग्राउंड फ्लोर से ही म्यूजियम दिखाया जाता है। तो दोस्तों इस आनंद भवन में आप जैसे विजिट करेंगे तो एक विशाल से पैलेस देखने को मिलेगा, जो कि ये मोतीलाल नेहरू जी का पैलेस है। इस पैलेस के अंदर दोस्तों आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनका कॉन्फ्रेंस हॉल, इनका विश्रामालय और इनके किचन जो भी हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू जी के, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसी के बैक साइड पे अगर आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टेज था, एक चबूतरा सा बना हुआ है, जहाँ पे इसी स्थान पर इंदिरा जी और फिरोज जी की यहाँ पे शादी हुई थी। तो यहाँ पे आप आइए। इसी के पश्चात दोस्तों एक और पैलेस है जो कि इंदिरा गांधी में भी यहाँ पे कार्यकाल का चित्रण किया गया है, साथ ही साथ उनके परिवार के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे भी विजिट कीजिए और यहाँ से आप विजिट करके बढ़ चलिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि रहेगा दोस्तों आपका चंद्रशेखर आजाद पार्क। इस चंद्रशेखर आजाद पार्क में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आप एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के। कहा जाता है कि युद्ध के दरमियान यहाँ पे चंद्रशेखर जी के रिवॉल्वर पे एक ही गोली बची थी, वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही पिस्टल लगाकर अपनी यहाँ पे हत्या कर ली थी और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसी स्थान पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पे उनको स्टैचू बना दी गई है। साथ ही साथ इस पार्क में अनेक यहाँ पे मुख्य आकर्षण है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें घूमने लायक है। तो यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए और इस तरीके से आप प्रयागराज से अपनी वापसी बना सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और भी 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप प्रयागराज में, अगर आपके पास समय है तो उन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रयागराज कुंभ मेले में आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार 40 करोड़ के लगभग स्नानार्थी इस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आएंगे और स्नान करेंगे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्रयागराज में आ सकते हैं और अपने साइट सीइंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट्स की कि हमको प्रयागराज में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। प्रयागराज घूमने के लिए दोस्तों बेसिकली आपके लिए 1 नाइट 2 डेज सफिशिएंट है। पहले दिन आप आइए, स्नान कीजिए, वहाँ के जो नजदीकी टेम्पल है वो घूमे और नेक्स्ट डे आप साइट सीइंग बचे हुए करके आप अपनी वापसी ले सकते हैं। कुल मिला के 1 नाइट और 2 डेज की ट्रिप आपके लिए सफिशिएंट है और आप अच्छे तरीके से प्रयागराज को एक्सप्लोर कर लेंगे। और वही अगर मैं लास्ट और अंतिम बात करूं तो वो है आपका बजट का। दोस्तों बात करते हैं कि हमको प्रयागराज में घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए अगर आप बजट होटल्स में स्टे बनाते हैं, खान पान भी अगर आप दोस्तों नॉर्मल करते हैं और अगर आप ई रिक्शा से ये सारी साइट सीइंग करते हैं, क्योंकि प्रयागराज में इस घूमने के लिए आपको ई रिक्शा ढेर सारे मिल जाएंगे और ई रिक्शा ही आपका बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन होता है इन सभी साइट सीइंग को करने के लिए। तो ई रिक्शा वाला दोस्तों आपको मान के चलिए 500 से 600 800 रुपए लेगा हार्डली से हार्डली, और सभी पॉइंट्स को घुमा के आपको स्टेशन पे ड्रॉप कर देगा या फिर होटल्स पे ड्रॉप कर देगा। तो मान के चलिए दोस्तों 1 नाइट का स्टे बनाते हैं और एक व्यक्ति के खर्चे की बात की जाए तो अधिकतम आपका दोस्तों 1500 से 2000 रुपए खर्चा आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इस तरीके से आप प्रयागराज के सारी साइट सीइंग कर लेंगे। इस फिल्म में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फिल्म में मैंने केवल और केवल होने वाले प्रयागराज में खर्चे की बात करी है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रयागराज का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, हर हर गंगे, आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।